हेलो एवरीवन, आप सभी का फिर से स्वागत है। ये वर्ल्ड ज्योग्राफी एनसीईआरटी का डिस्कशन है और हमारा टॉपिक चल रहा है बहिर्जात बल अध्याय 9। इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ पॉइंट रह गए हैं, पहले इनको कंप्लीट करेंगे। इसमें सबसे पहले अपरदन को हम लोग डिस्कस करेंगे। डिस्कशन को स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं, इसका पीडीएफ अवेलेबल है। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल, टेलीग्राम क्विज ग्रुप या चैनल के कम्युनिटी बॉक्स में जाइए, वहां पे इसके रिगार्डिंग में इंफॉर्मेशन को अपडेट कर दिया गया है। तो चलिए अपर्दन के बारे में डिस्कस करते हैं। अपर्दन का मतलब है किसी एक स्थान से किसी दूसरे स्थान तक किसी माध्यम से जो है अपक्षयित पदार्थों का स्थानांतरण। अपर्दन में सम्मिलित प्रमुख प्रक्रियाएं जो हैं, जैसे अ, अपघर्षण, सनी घर्षण, घोलन अथवा संक्षारण, जल गति क्रिया, जलदाब क्रिया, उत्पाटन और अपवहन, इन सभी को बारी बारी से डिस्कस करेंगे। सबसे पहले अपघर्षण के बारे में अगर बात करें तो जब कोई प्रक्रम, ठीक है, या किसी माध्यम से कंकड़, पत्थर, बालू आदि पदार्थों को लेकर जब आगे बढ़ता है, क्या कोई प्रक्रम, कोई वे, कोई माध्यम, तो इन पदार्थों के संपर्क में आने वाली चट्टानों के क्षरण को अपघर्षण कहते हैं। वो प्रक्रम क्या हो सकता है? वायु भी हो सकता है और जल भी हो सकता है, याद रखिएगा, या किसी अन्य माध्यम के द्वारा भी कंकड़, पत्थर, बालू आदि पदार्थों को लेकर जब आगे बढ़ा जाता है, तब इन पदार्थों के संपर्क में आने वाले जो चट्टान है, इनका क्षरण होता है, इनको अपघर्षण कहते हैं। दूसरा है सनी घर्षण। इसका मतलब क्या है कि किसी प्रक्रम के साथ बहने वाले पदार्थों के आपस में टकराकर, किसी प्रक्रम के साथ बहने वाले पदार्थों के, यानी मान के चलिए कि जल के साथ बहने वाले जो पदार्थ हैं ये आपस में टकराकर छोटे हो जाते हैं, इनमें घर्षण होता है, तो इसी को घर्षण के माध्यम से क्या होता है कि इनका आकार जो है, घर्षण होगा तो ये छोटे होते चले जाएंगे, इनमें रगड़ उत्पन्न होगा और इनका जो आकार हो जाएगा छोटा हो जाएगा, इसी को सनी घर्षण कहते हैं। तीसरा है घोलन या संक्षारण। देखिए, घुलनशील चट्टान जैसे डोलोमाइट, चूना पत्थर आदि का जल क्रिया के द्वारा घुलकर सैल से अलग होना, मतलब कि पत्थर से अलग होना ही संक्षारण कहलाता है। यह भूमिगत जल और बहते जल के द्वारा संभव होता है। इससे काष्ठ स्थलाकृतियों का निर्माण होता है। इसके बाद है जल गति क्रिया, यानी अगर इसके संदर्भ में बात करें तो जब जल प्रवाह की तीव्र गति के कारण, जब जल तीव्र गति से बह रहा है तो इसके कारण चट्टानें टूटकर अलग हो जाती हैं और उसे जल गति क्रिया कहते हैं, याद रखिएगा। और यह सागरीय तरंगों और नदी के द्वारा होती है। इसके बाद है जलदाब क्रिया, वाटर प्रेशर। जब किसी चट्टान में जल के दबाव के कारण अपर्दन की क्रिया होती है, जलदाब है तो जल के दाब के कारण, प्रेशर के कारण जब चट्टानों में अपर्दन की क्रिया होती है तो उसे जलदाब क्रिया कहते हैं। यह मुख्यतः सागरीय तरंगों के द्वारा ही होती है। इसके बाद है उत्पाटन। यह प्रमुख रूप से हिमानियों के द्वारा होती है, ग्लेशियर के द्वारा होती है, और ये अपने प्रवाह मार्ग के चट्टानों को तोड़ते हुए आगे बढ़ती है। इस प्रक्रिया को ही उत्पाटन कहा जाता है। इसके बाद है अपवहन। यह पवन के द्वारा शुष्क या अर्ध शुष्क प्रदेशों में अवसादों के स्थानांतरित होने की क्रिया है। इसके बाद अपर्दन के विभिन्न प्रक्रमों के द्वारा निर्मित विशिष्ट स्थल रूप तो देख लेते हैं। जैसे नदी के अपर्दन के द्वारा भी आकार की घाटी, जल प्रपात व छिपरिका, जलोढ़ शंकु, जलोढ़ पंख, नदी विसर्प और गोखुर झील, तटबंध और बाढ़ का मैदान, डेल्टा का निर्माण होता है। इसके बाद भूमिगत जल के द्वारा लैपिज, सिंक होल्स, कंदरा, अंधी घाटी यानी ब्लाइंड वैली, टेरारोसा और हम्स का निर्माण होता है। सागरीय जल के द्वारा जो है तटीय कगार, तटीय कंदरा, स्टैक, पुलीन, रोधिका, इसके बाद संयोजक रोधिका, तट रेखा आदि का निर्माण होता है। और हिमानी यानी ग्लेशियर के द्वारा भी आकार की घाटी, लटकती घाटी, हिम गह्वर, एरिट, गिरिश्रृंग, नुनाटक, भेड़शिला और हिमोड का निर्माण होता है। इसके बाद जो है आपका वाइंड यानी पवन के माध्यम से वातगर्त, छत्रक शैल या गारा, जीवगेन, यार्डांग, गुम्बदाकार टीला, ठीक है। और इसके बाद बालू का स्तूप, लोयस, पेडीमेंट और प्लाया का निर्माण होता है। अपर्दन चक्र, अपर्दन जो चक्र है इसके बारे में अगर बात करें तो अपर्दन चक्र बहिर्जात और अंतर्जात बलों का सम्मिलित परिणाम होता है। इन दोनों के माध्यम से अपर्दन की क्रियाएं संभव होती है। अंतर्जात बल यानी पटल विरूपणी बल, ज्वालामुखी क्रिया, भूकंप आदि के माध्यम से धरातल पर विषमताओं का क्या होता है? सृजन होता है।
अनेक स्थलाकृतियों का निर्माण होता है। धरातलीय उत्थान के द्वारा पर्वत, पठार, पहाड़ियां और धरातलीय अवतलन के द्वारा, धरातलीय उत्थान का मतलब जब धरातल ऊपर उठता है तो पर्वत, पठार, पहाड़ियों का निर्माण, और धरातलीय जो अवतलन होता है, जब नीचे धंसता है तो झील, खाइयां, गर्त आदि का निर्माण होता है। जैसे ही धरातल में उत्थान के द्वारा विषमताओं का सृजन होता है, बहिर्जात बल समतल स्थापक बल के रूप में कार्य करना प्रारंभ कर देते हैं और इस प्रकार विशिष्ट धरातल पर विभिन्न प्रकार की स्थलाकृतियों का निर्माण होता है। सर्वप्रथम स्कॉटिश भूगर्भ शास्त्री जेम्स हटन ने भू आकृतियों के संदर्भ में एकरूपतावाद की अवधारणा दी और बताया कि वर्तमान भूत की कुंजी है। उन्होंने कहा कि न आदि का पता है और न अंत का भविष्य है। उनकी एकरूपतावादी संकल्पनाओं को उनके शिष्यों में जॉन याद किया प्लेफेयर व सर चार्ल्स लेल ने आगे बढ़ाया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद अगर बात करें तो अमेरिकी भूगोलवेत्ता विलियम मॉरिस डेविस के अनुसार, किसके अनुसार? विलियम मॉरिस डेविस के अनुसार किसी भी स्थलाकृति के निर्माण और विकास का एक ऐतिहासिक क्रम होता है जिसके अंतर्गत उसे तरुण, प्रौढ़ और जीर्ण अवस्थाओं से होकर गुजरना पड़ता है। देखिए, उनकी इस विचारधारा पर डार्विन के जैविक विकासवादी अवधारणा का प्रभाव है। डेविस ने बताया कि स्थलाकृतियां चट्टानों की संरचना, अपरदन के प्रक्रमों और समय या विभिन्न अवस्थाओं का परिणाम होती है। इसे डेविस का त्रिकुट भी कहा जाता है। डेविस के अनुसार अगर बात करें तो अपर्दन चक्र समय की वह अवधि होता है जिसमें एक उत्थित भूखंड अपर्दन की विभिन्न अवस्थाओं से गुजरते हुए अंततः एक समप्राय मैदान में बदल जाता है तथा इसमें कहीं कहीं थोड़े उठे हुए भाग जो है मोनाडनॉक के रूप में शेष रह जाते हैं। जर्मनी के वाल्टर पेंक ने अपने भू आकृति चक्र में डेविस के त्वरित और अल्पा अवधि उत्थान की अवधारणा का आलोचना की और उनकी अवस्था संकल्पना की आलोचना करते हुए जो है उन्होंने बताया कि स्थलाकृतियां उत्थान और निम्नीकरण की दर और दोनों प्रवस्थाओं के परस्पर संबंधों का प्रतिफल होती है। ठीक है, उन्होंने उठते हुए स्थल खंड का नाम प्राइमरम्प रखा और अपर्दन के प्रक्रम से गुजरने के बाद स्थलाकृतियों के अंतिम परिणाम को समप्राय मैदान के बदलते इंड्रम्प शब्द का प्रयोग किया। एलसी किंग ने अर्ध शुष्क प्रदेशों के लिए पेडिप्लनेशन चक्र की संकल्पना दी है। अपर्दन के जो प्रक्रम है इसके बारे में अगर बात करें तो इसके अंतर्गत बहता जल यानी नदी, भूमिगत जल, सागरीय तरंग, हिमानी, परिहिमानी व पवन आते हैं। दूसरा है नदी यानी बहता जल। कोई नदी अपनी सहायक नदियों समेत जिन संपूर्ण क्षेत्र का जल लेकर आगे बढ़ती हैं वह क्षेत्र प्रवाह क्षेत्र या नदी द्रोणी, रिवर बेसिन या जल ग्रहण क्षेत्र कहलाता है, याद रखिएगा। इसके बाद अगर बात करें तो एक नदी द्रोणी दूसरी नदी द्रोणी से जिस उच्च भूमि के द्वारा अलग होती है उसे जल विभाजक यानी वाटर शेड और डिवाइड कहते हैं। जैसे कि उत्तर में अरावली पर्वत श्रेणी और इसके उत्तर के उच्च भूमि जो है सिंधु और गंगा द्रोणियों को अलग करने के कारण जल विभाजक का कार्य करती हैं। नदी के द्वारा निर्मित स्थलाकृति निम्न है। जैसे पहला है नदियों के द्वारा, याद रखिएगा, नदियों के द्वारा जो निर्मित स्थलाकृति है वह है भी आकार की घाटी। भी आकार की घाटी कैसे बनती है? तो नदी के द्वारा अपनी घाटी में की गई ऊर्ध्वाधर, ठीक है, या ऊर्ध्वाकार अपर्दन के कारण घाटी पतली हो जाती है, गहरी हो जाती है और भी आकार की हो जाती है। इसमें दीवारों का जो ढाल होता है तीव्र और उत्तल होता है। घाटियों में थोड़ा क्षैतिज अपर्दन भी होता है परंतु घाटी को गहरा करने का कार्य सर्वाधिक महत्वपूर्ण होता है। आकार के अनुसार ये दो प्रकार के होते हैं, एक गॉर्ज, दूसरा कैनियन। सामान्य रूप में बहुत गहरी और संकरी घाटी को गॉर्ज या कंदरा कहते हैं, याद रखिएगा। देखिए, धरातल पर परिवर्तन लाने वाले बहिर्जात बल और उनके या उनसे उत्पन्न जो स्थल स्वरूप है इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, लेकिन पहले हम लोग जो है भी आकार के जो घाटी है इसको पूरा कंप्लीट कर लेते हैं, तब यहां पे आएंगे। क्या होता है कि कभी कभी प्रपातों के द्रुत गति से, तीव्र गति से पीछे हटने से भी गॉर्ज का निर्माण होता है और भारत में सिंधु, सतलज, ब्रह्मपुत्र के द्वारा क्रमशः निर्मित जो सिंधु गॉर्ज, सिपकिला गॉर्ज और दिहांग गॉर्ज प्रसिद्ध है।
गॉर्ज के विस्तृत रूप को कैनियन या संकीर्ण नदी कंदरा कहते हैं। यह अपेक्षाकृत खड़ी ढाल वाली होती है। विश्व में कैनियन का सबसे अच्छा उदाहरण संयुक्त राज्य अमेरिका में कोलोराडो नदी पर स्थित ग्रैंड कैनियन है। ठीक है, इसके बाद जलप्रपात या क्षिप्रिका के बारे में हम लोग थोड़ी देर बाद डिस्कस करेंगे। पहले जो है हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं कि धरातल पर परिवर्तन लाने वाले बहिर्जात बल और उनसे जो उत्पन्न स्थल स्वरूप है ये कैसे हैं। जैसे बहते हुए जल या नदी के द्वारा जो क्रियाएं होती है, कौन कौन सी क्रियाएं होती हैं इसको ध्यान में रखिएगा। जैसे पहला होता है अपघर्षण की क्रिया। बहते हुए जल या नदी के माध्यम से, नदी के जल के द्वारा जो है अपघर्षण की क्रियाएं होती हैं, घोलन की क्रिया होती है, सन्निघर्षण का और जल गति क्रियाएं होती है। और इनसे बहते हुए जल से उत्पन्न जो स्थल स्वरूप है या जो स्ट्रक्चर है, जैसे भी आकार की घाटी है, ठीक है। इसके बाद आई आकार की घाटी है यानी गॉर्ज एवं कैनियन। जलप्रपात एवं क्षिप्रिका है, नदी विसर्प है या मियांडर है। संरचनात्मक सोपान, नदी वेदिका, संप्राय मैदान यानी पेनी प्लेन, ये सभी जो है अपरदनात्मक क्रिया हैं। और निक्षेपात्मक जो स्थल स्वरूप है, निक्षेपात्मक, वह है आपका जलोढ़ पंख, जलोढ़ शंकु, प्राकृतिक तटबंध, बाढ़ का मैदान और डेल्टा। तो अपरदनात्मक और निक्षेपात्मक जो स्थल स्वरूप है बहते हुए जल या नदी के माध्यम से, ये आपको याद रखना है। हिमानी या जो ग्लेशियर है, इसके जो क्रियाएं हैं कौन कौन सी इसके द्वारा होती है, तो अपघर्षण होता है, उत्पाटन होता है। और हिमानी या जो ग्लेशियर है, इसके जो अपरदनात्मक जो क्रियाएं हैं वह है आपका बताइए, यू आकार की घाटी है, लटकती या निलंबित घाटी है, सर्क या हिमगह्वर है, सर्क झील या टान है, अरेत या तीक्ष्ण कटक है, हार्न या गिरी श्रृंग है, नुनाटक है, श्रृंग व पूछ है, भेड़ पीठ है, सैल या सौस मुटोने है, हिमसोपान और फ्योर्ड है। इसके बाद निक्षेपात्मक जो स्थल स्वरूप है, हिमोड या मोरेन है, ड्रमलिन है। इसके बाद आपका केम है, एस्कर केम वेदिका, केटिल और हम्मक, हिमजल औक्षेप मैदान, हिमजल औक्षेप मैदान। इसके बाद पवन के द्वारा अपवहन, अपघर्षण और सन्निघर्षण की क्रियाएं होती हैं। इसके जो अपरदनात्मक जो मतलब कि जो स्थल स्वरूप है, जैसे अपवाह बेसिन या वातगर्त का निर्माण होता है, इंसेलबर्ग का निर्माण, छत्रक शिला, मशरूम रॉक, भूस्तंभ या डिमाइसल। इसके बाद ज्यूजेन, याडांग, ड्राइकांटर, जलिदास शिला और पवन पुल, ये सभी जो है पवन के द्वारा इन स्थलाकृतियों का निर्माण होता है। और इसके बाद निक्षेपात्मक जो स्थल स्वरूप है पवन के द्वारा जो होता है, जिसका निर्माण होता है, जैसे बालू का स्तूप, बरखान, नेबका, लूनेट, तारा, ठीक है, तारा स्तूप, लूनेट। इसके बाद तारा स्तूप, व्हेलबैक स्तूप, ठीक है, रेत मुक्त कॉरिडोर या गासी, लोयस, बजाद, प्लाया, याद रखिएगा। इसके बाद सागरीय जल के माध्यम से जल गति क्रिया होती है, अवघर्षण की क्रिया होती है, सन्निघर्षण की, घूलन की और जलदाब की क्रिया होती है। इसके जो अपरदनात्मक जो स्थल स्वरूप है, इनसे जो उत्पन्न स्थल स्वरूप का जो निर्माण होता है या इनसे जो उत्पन्न होता है जैसे अपरदन के क्रिया के द्वारा, वह है तटीय क्लिफ, खांचा या दांत, तटीय कंदरा, प्राकृतिक चिमनी या वात क्षेत्र छिद्र, निवेशिका या जया, प्राकृतिक इसके बाद प्राकृतिक मेहराब है, चिमनी सैल है, लघु निवेशिका है, तरंग है, घर्षित वेदी है और स्टैक है। इसके बाद निक्षेपात्मक जो स्थल स्वरूप है, जैसे पुलिन या, याद रखिए, पुलिन या बीच है, कसपुलिन, रोधिका, अपतटन रोधिका, तटीय रोधिका, स्पीट या भूजी हवा, लुप रोधिका, संयोजक रोधिका, छल्लेदार रोधिका, ट्रोम्बोलो रोधिका द्वीप, ये सभी हैं। इसके बाद भूमिगत जो जल है, जो ग्राउंड वाटर है, इसके माध्यम से जो क्रियाएं होती हैं, जैसे घुलन क्रिया होती हैं, जलगति क्रिया होती है, अपघर्षण का क्रिया और सन्निघर्षण का क्रिया। इसके जो अपरदनात्मक जो स्वरूप है, जैसे घोल रंध्र, बिलियन रंध्र, डोलाइन, पोलजे, युवाला, लैपिज, कंदराएं, प्राकृतिक पुल, धस्ती निवेशिका, अंधी घाटी और काष्ठ तथा घोल घाटी। और जो निक्षेपात्मक जो स्थल स्वरूप है, इसे स्टेलेक्टाइट, स्टेलेग्माइट, कंदरा स्तंभ, ड्रिप स्टोन, मतलब कि स्पेलियोथेम। इसके बाद है ग्लोबुलाइट, हेलेक्टाइट और हेलेगमाइट, ये सभी है, याद रखिएगा। एक दो बार इसको रिवीजन कर लीजिएगा। बहता हुए जल से जो क्रियाएं होती हैं, हिमानी या हिमनद से, पवन से, सागरीय जल से, भूमिगत जल से, यहां से प्रश्न पूछे जाते हैं। थोड़ा बोरिंग है, आप एक दो बार रिवीजन कीजिएगा पीडीएफ के माध्यम से, या 2-3 बार लेक्चर को सुन लीजिएगा तो आपको ध्यान में आ जाएगा। जलप्रपात या क्षिप्रिका,
वाटरफॉल्स या जो रैपिड्स है यानी जो क्षिप्रिका है, इसके बारे में अगर बात करें तो जब नदियों का जल ऊंचाई से खड़े ढाल से अत्यधिक वेग से नीचे की ओर गिरता है। मान लीजिए ये पहाड़ है और यहां से ऐसे पानी जो है खड़े ढाल से, ऐसे नहीं, ये हो जाएगा क्षैतिज, ऐसे ये पहाड़ है और ऐसे पानी गिरता है, खड़े ढाल से अत्यधिक वेग से नीचे की ओर गिरता है तो उसे जलप्रपात कहते हैं। इसका निर्माण चट्टानी संरचना में विषमता, असमान अपरदन, भूखंड में उत्थान और भ्रंश कगारों के निर्माण आदि के कारण होता है। उत्तरी अमेरिका का नियाग्रा जलप्रपात और दक्षिणी अफ्रीका की जाम्बेजी नदी पर स्थित विक्टोरिया जलप्रपात इसके उदाहरण हैं, एग्जाम्पल हैं। भारत में कर्नाटक राज्य में शरावती नदी पर स्थित जोग या गरसोपा जलप्रपात 260 मीटर की ऊंचाई से गिरता है। नर्मदा नदी का धुआंधार जलप्रपात तथा सुवर्ण रेखा नदी का हुंड्रू जलप्रपात अपने प्राकृतिक सुंदरता के लिए प्रसिद्ध है। क्षिप्रिका की ऊंचाई जो है जलप्रपात से अपेक्षाकृत कम होती है। इसके बाद है जलोढ़ शंकु। जब नदियां पर्वतीय भाग से निकलकर समतल प्रदेश में प्रवेश करती हैं तो नदी वेग में परिवर्तन के कारण चट्टानों के अवसाद पर्वत पाद के पास निक्षेपित हो जाते हैं। उनसे बनी शंक्वाकार आकृति जो है जलोढ़ शंकु कहलाती है और हिमालय पाद प्रदेश में विभिन्न जलोढ़ शंकुओं के मिलने से भाबर प्रदेश का निर्माण हुआ है। जलोढ़ पंख के बारे में अगर बात करें तो पर्वतीय भाग से निकलने के क्रम में नदियों के अवसाद दूर दूर तक जो है फैल जाते हैं और इनसे पंखनुमा मैदान का निर्माण होता है जिसे जलोढ़ पंख कहते हैं। तो पर्वतीय भाग से निकलने के क्रम में नदियां जो होती हैं इनके माध्यम से अवसाद दूर दूर तक फैल जाते हैं, बिखर जाते हैं, इनसे पंखनुमा मैदान का निर्माण होता है जिसे जलोढ़ पंख कहते हैं। अनेक जलोढ़ पंखों के मिलने से गिरिपद मैदान या तराई प्रदेश का निर्माण होता है। इसके बाद नदी विसर्प। मैदानी क्षेत्रों में नदी की धारा दाएं बाएं मुड़ती हुई प्रवाहित होती हैं। जब मैदानी क्षेत्र में नदियां प्रवेश करती हैं तो इनकी जो धाराएं होती हैं तो ये दाएं बाएं मुड़ती हुई प्रतीत होती हैं तथा विसर्प बनाती हैं। ये विसर्प जो है इस आकार के होते हैं। नदियों का ऐसा विसर्पण अधिक अवसाद के कारण होता है। इसके बाद है गोखुर झील। जब नदी अपने विसर्प को त्याग कर सीधा रास्ता पकड़ लेती है तब विसर्प का अवशिष्ट भाग गोखुर झील या छाड़न झील बन जाता है। इसके बाद है तटबंध। आगे बढ़ने के दौरान नदियां अपरदन के साथ साथ बड़े बड़े अवसादों का किनारा या किनारों पर निक्षेपण भी करती हैं, किनारा हटाती हैं, इनका निक्षेपण कर देती हैं और जिससे क्या होता है कि किनारे पर बांधनुमा आकृति का निर्माण हो जाता है। इसे प्राकृतिक तटबंध कहते हैं। क्या कहते हैं? प्राकृतिक तटबंध। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। यहां पे आप देख सकते हैं, अच्छा पहले बाढ़ का जो मैदान है इसके बारे में देख लेते हैं। जो बाढ़ का मैदान है, जब नदी की परिवहन शक्ति बहुत कम हो जाती है, नदी की जो परिवहन शक्ति है, ढोने की जो शक्ति है या जो धारा है जब कम हो जाती है, इसमें इसके पावर में कमी आ जाता है तो अत्यधिक अवसादों का निक्षेपण करने लगती है। फलस्वरूप अपने तल पर ही अवसादों का निक्षेपण करने के कारण उसकी धारा क्या होता है, उसकी धारा तक अवरुद्ध हो जाती है। जब मान लीजिए कि नदियां तीव्र गति से जहां से निकलती हैं अवसाद को लेकर निकलती हैं और जैसे ही उनकी धारा में कमी आती है, वेग में कमी आता है, तो ये अवसादों को ढोने में सक्षम नहीं हो पाती हैं, तो इनके तल में अवसाद बैठने लगते हैं। अवसादों का निक्षेपण के कारण धारा तक जो है अवरुद्ध हो जाता है और उसका जल आसपास के मैदानों में फैल जाता है और इस समतल और चौरस मैदान को बाढ़ का मैदान कहा जाता है। इससे प्रतिवर्ष बाढ़ के कारण नए अवसादों का जमाव होता रहता है। इसमें प्रतिवर्ष अगर बाढ़ आता है तो इस कारण नए अवसादों का जमाव होता रहता है, याद रखिएगा, जो कि ये एक उर्वरक प्रधान क्षेत्र हो जाता है। इसके बाद डेल्टा के बारे में अगर बात करें तो निम्नवर्ती मैदानों में ढाल की न्यूनता व अवसादों की अधिकता के कारण नदी की परिवहन शक्ति कम होने लगती है। नदी की जो परिवहन या जो अवसादों की ढोने की जो शक्ति है वो कम होने लगती है तो वह अवसादों का जमाव करने लगती है। इससे डेल्टा नुमा आकृति बनती है। डेल्टा नुमा आकृति आप देख सकते हैं। यहां पे जो फिगर है आप फिगर को एनालिसिस कर सकते हैं। ये चापाकार डेल्टा है नील नदी का, तो ये आपका जो है भूमध्य सागर बारोलास, ये इधर है मजाला, ये है सिकंदरिया, ठीक है। ये आप देख सकते हैं कि कैसा इसका जो है आकृति है। चापाकार डेल्टा है नील नदी का। डेल्टा का जो वर्गीकरण है कुछ आकृति के आधार पर इसका वर्गीकरण किया गया, जैसे चापाकार डेल्टा, पंछीपार डेल्टा, ज्वानद मुख डेल्टा,
इसके बाद दांताकार डेल्टा। चापाकार डेल्टा का मतलब है नील नदी और गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा। इसका जो चापाकार डेल्टा, इसका उदाहरण याद रखिएगा, नील नदी का और गंगा ब्रह्मपुत्र का जो डेल्टा है वो चापाकार डेल्टा है। मिसिसिपी मिसौरी नदी का डेल्टा पंछीपाद डेल्टा का उदाहरण है। भारत में नर्मदा और ताप्ती का डेल्टा जो है ज्वानद मुख्य डेल्टा का उदाहरण है। और एब्रो नदी का जो डेल्टा है उसको दंताकार डेल्टा कहते हैं। यहां से कई बार प्रश्न पूछा गया, सबसे ज्यादा ये पंछीपाद डेल्टा जो है पूछा गया है, और चापाकार डेल्टा भी याद रखिएगा। वैसे चारों आपको रट जाना है। देखिए, अंडरग्राउंड जो वाटर है, भूमिगत जो जल है, इसके बारे में अगर बात करें तो धरातल के नीचे चट्टानों के छिद्रों और दरारों में स्थित जल को भूमिगत जल कहते हैं। भूमिगत जल किसे कहते हैं? जब चट्टान के छिद्रों और दरारों में जब जल अवेलेबल होता है तो इसको भूमिगत जल कहते हैं। इनसे बनी स्थलाकृतियों को कास्ट स्थलाकृतियां कहते हैं। यह नाम यूगोस्लाविया के एड्रियाटिक तट के चूना पत्थर से निर्मित स्थलाकृतियों के नाम पर रखा गया है। देखिए, भूमिगत जल का अपरदनात्मक व निक्षेपणात्मक कार्य नदी, हिमानी, सागरीय लहरों और पवन के कार्यों जितना तीव्र और महत्वपूर्ण नहीं होता है। भूमिगत जल के प्रभाव के लिए जो आवश्यक शर्तें हैं, वो पहला है चूना पत्थर या डोलोमाइट की चट्टानें, दूसरा पर्याप्त स्थलाकृति का ऊंचावच, तीसरा पर्याप्त वर्षा क्षेत्र, और चौथा है घुलनशील चट्टानों में संधियों का विकास। इसके बाद भूमिगत जल के द्वारा निर्मित जो स्थल स्वरूप है, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। देखिए, पहला है लैपिज। लैपिज भूमिगत जल के द्वारा निर्मित जो स्थला रूप है वो है लैपिज। लैपिज का आप देख सकते हैं किस तरह से इसका जो फिगर बनता है, इस तरह से, ठीक है, इस तरह से ये लैपिज है। घुलनशील क्रिया के फलस्वरूप धरातल के ऊपरी सतह अत्यधिक उबड़ खाबड़ और पतली शिखरिकाओं वाली हो जाती हैं। शिखर पतला हो जाता है, उबड़ खाबड़ हो जाता है। इस प्रकार की स्थलाकृति को क्लिंट या लैपिस कहते हैं। तो अपरदन, देखिए, घुलनशील क्रिया के फलस्वरूप क्या होता है कि इसकी जो सिरा हो जाता है नुकीला हो जाता है, और ये अत्यधिक उबड़ खाबड़, और मतलब कि ये जो होते हैं अत्यधिक उबड़ खाबड़ वाले मतलब कि स्थलाकृति में तब्दील हो जाते हैं। सिरा नुकीला हो जाएगा, पतला हो जाएगा, इसको लैपिस कहते हैं। एक बार फिगर को देख लीजिए, ठीक है। दूसरा है घोल रंध्र, सिंक होल्स। चूने की घुलन क्रिया के कारण, जब चूना घुल जाता है, इसके घुलने की क्रिया के कारण सतह पर अनेक छोटे छोटे छिद्रों का विकास हो जाता है, होल्स का विकास हो जाता है, जिन्हें घोल रंध्र कहते हैं। गहरे घोल रंध्रों को बिलियन रंध्र कहते हैं। विस्तृत आकार वाले घोल रंध्रों को डोलाइन कहते हैं, जो कई घोल रंध्रों के मिलने से बनता है। जब कई डोलाइन मिलकर एक बड़ा आकार धारण कर लेता है तो उसे युवाला की संज्ञा दी जाती है। पोलिये या पोल्जे युवाला से भी बड़ी स्थलाकृति है। विश्व में सबसे बड़ा पोल्जे बाल्कन क्षेत्र का लिवनोपोल्जे है। कौन सा है? लिवनोपोल्जे। इसके बाद है कंदरा। भूमिगत जल के अपरदन के द्वारा निर्मित स्थलाकृतियों में सबसे महत्वपूर्ण स्थलाकृति कंदरा है। इसका निर्माण घुलन क्रिया या अपघर्षण क्रिया के द्वारा होता है। यह ऊपरी सतह के नीचे एक रिक्त स्थान होती है और इसके अंदर निरंतर जल का प्रवाह होते रहता है। कंदराओं में जल के टपकने से कंदरा की छत के सहारे चूने का जमाव होता रहता है, जिसे जो है स्टेलेक्टाइट कहते हैं। कंदरा के फर्श पर चूने के जमाव से निर्मित स्तंभ स्टेलेग्माइट कहलाता है। इन दोनों के मिल जाने से कंदरा स्तंभ का निर्माण होता है। ठीक है। इसके बाद अंधी घाटी, ब्लाइंड वैली। कास्ट प्रदेशों में नदियों का जो जल होता है नदियों का जल बिलियन रंध्रों से नीचे की ओर रिसने लगता है और नदियों की आगे की जो घाटी है वो शुष्क रह जाती है। नदियों के आगे की घाटी शुष्क रह जाती है, याद रखिएगा। और क्या होता है, जिसे शुष्क घाटी कहते हैं, जबकि घाटी के पिछले भाग को अंधी घाटी या ब्लाइंड वैली कहते हैं। टेरा रोसा क्या है? जब वर्षा का जल जो होता है, वाटर जो होता है, विलयन क्रिया के द्वारा चट्टानों के कुछ अंशों को घुलाकर भूमि के अंदर प्रवेश करता है तो सतह के ऊपरी मिट्टी की एक पतली परत का विकास होता है, जिसे टेरा रोसा कहा जाता है। इस मिट्टी में क्ले, चूना और लोहा की प्रधानता होती है। हम्स क्या है? जब चूना पत्थर से युक्त प्रदेशों में घुलन की क्रिया के द्वारा अधिकांश चूना पत्थर चट्टानें घुल जाती हैं। जो चूना पत्थर चट्टान होती हैं ये घुल जाती हैं
जब चूना पत्थर से युक्त प्रदेशों में घुलन क्रिया होती है तो अधिकांश चूना पत्थर की जो चट्टानें घुल जाती हैं, अंततः एक ऐसी सतह का विकास हो जाता है जो घुलनशील सिलिका प्रधान चट्टानों से निर्मित होता है। और ऐसी सतह की तुलना समप्राय मैदान से की जा सकती है। और इस सतह के मध्य यत्र तत्र यहां वहां कठोर चट्टानों के अवशिष्ट टीले देने लगते हैं या दिखाई पड़ते हैं, जिन्हें फ्रांस एवं यूगोस्लाविया में हम्स कहा जाता है। इसे प्यूर्टोरिको एवं मध्य अमेरिकी देशों में हे स्टेक और क्यूबा में मोगोटस कहा जाता है। सागरीय जल के बारे में अगर बात करें, यानी जो सी वाटर है, इसके बारे में अगर बात करें तो देखिए, सागरीय जल का जो कार्य है कई कारकों के द्वारा संपन्न होता है। सागरीय जो जल है इनके कार्य कई कारकों के द्वारा संपन्न होता है। इनमें सागरीय लहर, धाराएं, ज्वारीय तरंग और सुनामी शामिल होता है। इन सभी में सागरीय लहरों का कार्य सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। सागरीय जल के द्वारा निर्मित प्रमुख स्थल रूप जो है निम्नलिखित है। जैसे पहला है तटीय कगार या भृगु। जब समुद्र तट का स्थलीय भाग समुद्र की ओर आगे बढ़ता हुआ हो तो उसे क्लिफ या भृगु कहते हैं। क्या कहते हैं? क्लिफ या भृगु। जब समुद्र तट का जो स्थलीय भाग है समुद्र की ओर आगे बढ़ा हुआ हो तो उसे क्लिफ या भृगु कहते हैं। तटीय कंदरा क्या है? जब अगर बात करें तो तटीय चट्टानों के विभिन्न भागों में जहां संधिया, भ्रंश व कमजोर संरचना मिलती है वहां सागरीय तरंगें तेजी से अपरदन करती है, जिससे वहां तटीय कंदरा का निर्माण होता है। इसके बाद है तटीय स्तंभ। कंदराओं के मिलने से बने प्राकृतिक मेहराबों की प्रकृति अस्थायी होती है। इस मेहराब के ध्वस्त होने के बाद चट्टान का जो भाग समुद्र जल में स्तंभ के समान शेष रह जाता है उसे तटीय स्तंभ या स्टैक कहते हैं। इसके बाद है पुलिन, बीच के बारे में देख लेते हैं। तटीय भागों में समुद्री जल स्तर और तट रेखा के बीच बालू, बजरी, गुलास्म आदि पदार्थों के अस्थायी जमाव से बनी स्थलाकृति को पुलिन कहते हैं, बीच कहते हैं। अगर आप बीच पर गए होंगे तो आपको पता हो जाएगा कि इसका निर्माण कैसे होता है। वहां पे ये सभी चीजें आपको देखने को मिल जाएगी। इसके बाद है रोधिका। इसका निर्माण कैसे होता है? सागरीय तरंगों और धाराओं के द्वारा। जो सागरीय तरंग और जो उसकी धारा होती है इसके द्वारा किए गए निक्षेप के कारण निर्मित कटक या बांध को रोधिका कहते हैं। जब रोधिकाओं का निर्माण तट से दूर और तट के प्राय समानांतर होता है तो उन्हें अप तट रोधिका कहते हैं। और जब किसी द्वीप के चारों ओर अपरदित पदार्थों के जमाव से रोधिका का निर्माण होता है तो वह लूप रोधिका कहलाती है। यहां पे आप देख सकते हैं, यह आपका समुद्र, यह है तट, यह है लूप, यह है रोधिका। ये जो आपका ये वाला जो एरिया है ये हुक है इस टाइप का, ये सागर है और ये आप देख सकते हैं ये लूप तथा लूप रोधिका है। ठीक है, इसको एक बार देख लीजिएगा, एनालिसिस कर लीजिएगा। इसके बाद है संयोजक रोधिका, कनेक्टिंग बार्स। देखिए, दो सुदूरवर्ती तटों या किसी द्वीप को तटों से जोड़ने वाली रोधिका को संयोजक रोधिका कहते हैं। दो सुदूरवर्ती तटों या किसी द्वीप को तटों से जोड़ने वाली रोधिका को संयोजक रोधिका कहते हैं। जब इनके द्वारा या इनके दोनों छोर स्थल भाग से मिल जाते हैं तो उनके द्वारा घिरे हुए क्षेत्र में समुद्री खारे जल वाली लैगून झील का जो है निर्माण हो जाता है। भारत में इसका उदाहरण जो है उड़ीसा का चिल्का झील, आंध्र प्रदेश की पुलिकट झील और केरल की वेबनाड झील। तट से किसी द्वीप को मिलाने वाली रोधिका को जो है क्या बोलते हैं? ट्रोम्बलो कहते हैं। इसके बाद है कोस्ट लाइन, तट रेखा। समुद्र जो तट है जलीय भाग और समुद्री जो किनारे हैं जो स्थलीय भाग होते हैं। समुद्र तट, इनका जो निर्माण, ये जो समुद्र तट है इनमें जल पाया जाता है, ये जलीय भाग होते हैं। और जो समुद्री किनारा होता है जल से दूर होता है, ये स्थलीय भाग होते हैं। इनके बीच, इन दोनों के बीच की सीमा रेखा को तट रेखा कहते हैं। तो जलीय भाग और स्थलीय भाग के बीच की रेखा को, सीमा रेखा को तट रेखा कहते हैं। यह रेखा समुद्र की ओर समुद्र तट का निर्माण करती है। समुद्री तरंगों के द्वारा तट रेखा में निरंतर परिवर्तन जो है होते रहते हैं। समुद्री तट पर जो है अधिक अवरोधी चट्टानों से अंतरित तथा कम अवरोधी चट्टानों से खाड़ियों का निर्माण होता है। तट रेखाओं के निम्न मुख्य प्रकार हैं। तटों की जो प्रकार है, फ्योर्ड तट है, रिया तट है, डाल्मेशियन तट है, हैफा तट या निम्न भूमि का तट है और निर्गत समुद्र उच्च तट है। फ्योर्ड तट के बारे में अगर बात करें,
किसी हिमानीकृत उच्च भूमि के सागरीय तल के नीचे अंशतः धंस जाने से फ्योर्ड तट का निर्माण होता है। किसी हिमानीकृत उच्च भूमि के सागरीय तल के नीचे, सागरीय तल जो सी लेवल होता है, मतलब कि जो तल होता है, सरफेस होता है, इसके नीचे अगर धंस जाए तो इसे फ्योर्ड तट कहते हैं। इनके किनारे खाड़ी दीवार के समान होते हैं। इनके जो किनारे होते हैं खड़ी दीवार के समान होते हैं। और नॉर्वे का जो तट है वो फ्योर्ड तट का एक सुंदर उदाहरण है। इसको ध्यान में रखिएगा। इसके बाद अगर बात करें तो देखिए रिया तट। नदियों के द्वारा अपरदित उच्च भूमि के धंस जाने से रिया तट का निर्माण होता है। ये भी आकार की घाटी तथा ढलुए किनारे वाली होती हैं। इनकी गहराई समुद्र की ओर बढ़ती जाती है और प्रायद्वीपीय भारत के पश्चिमी तट का उत्तरी भाग रिया तट का अच्छा उदाहरण है। डाल्मेशियन तट, इसके बारे में अगर बात करें तो समानांतर पर्वतीय कटकों वाले तटों के धसाव से डाल्मेशियन तट का निर्माण होता है। और यूगोस्लाविया का जो डाल्मेशियन तट है इसका सर्वोत्तम उदाहरण है। हैफा तट या निम्न भूमि का जो तट है, इसके बारे में अगर बात करें तो सागरीय तटीय भाग में किसी निम्न भूमि के डूब जाने से निर्मित तट को निम्न भूमि तट कहते हैं। यह तट कटा फटा नहीं होता है। इस पर घाटियों का अभाव पाया जाता है और इस पर रोधिकाओं की समानांतर श्रृंखला मिलती है, जिससे सागरीय जल घिरकर लैगून झीलों का निर्माण करता है। यूरोप का बाल्टिक तट हैफा तट का एक अच्छा उदाहरण है। इसके बाद निर्गत समुद्र तट। निर्गत समुद्र तट देखिए, स्थल खंड के ऊपर उठने या समुद्री जलस्तर के नीचे गिरने से निर्गत समुद्र तट का जो निर्माण होता है। इस प्रकार के तट पर स्पीट, लैगून, पुलीन और क्लिप तथा मेहराब मिलते हैं। भारत में गुजरात का काठियावाड़ तट निर्गत समुद्र तट का एक अच्छा उदाहरण है। विश्व जल विकास रिपोर्ट 2022 का जो रिपोर्ट है, इसके बारे में अगर बात करें तो देखिए यह रिपोर्ट जो है यूएन वाटर की ओर से यूनेस्को के विश्व जल विकास कार्यक्रम के द्वारा जो है समन्वित की जाती है। तो यूनेस्को के विश्व जल विकास कार्यक्रम के द्वारा यूएन वाटर की ओर से विश्व जल दिवस के संयोजक के साथ प्रारंभ की गई इस रिपोर्ट में निर्णय लेने वाले को अस्थायी जल नीतियों को बनाने और कार्यान्वित करने के लिए आवश्यक ज्ञान व उपकरण प्रदान किए गए हैं। संपूर्ण विश्व में जल संकट को दूर करने और जलापूर्ति को बहाल करने के साथ जल संसाधनों पर पड़ रहे दबाव जैसे बाढ़, सूखा इत्यादि से निपटने के लिए 2018 से 2028 तक जो है जल कार्यवाही दशक घोषित कर रखा है। 2018 से 28 को, इस दशक को, 10 साल को जल कार्यवाही दशक। इस रिपोर्ट के अनुसार भूजल पृथ्वी के संपूर्ण मीठे जल का लगभग 99% है। एशिया प्रशांत क्षेत्र यानी जो 10 देश इसमें शामिल हैं, ये विश्व का सबसे बड़ा भूजल क्षेत्र है और विश्व के कुल भूजल निकासी का लगभग 60% हिस्से का उपयोग अकेले इन देशों के द्वारा किया जाता है। संयुक्त राष्ट्र के द्वारा, याद रखिएगा, 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है। 22 मार्च का दिन जो है ये विश्व जल दिवस के रूप में मनाया जाता है, इसको ध्यान में रखना है। इसके बाद है ग्लेशियर, हिमानी। हिमानी के बारे में अगर बात करें तो पर्वतीय एवं ध्रुवीय क्षेत्रों की वह रेखा जिसके ऊपर वर्ष भर हिम का यानी बर्फ का आवरण रहता है, बर्फ पूर्णतः कभी नहीं पिघलता है, उसे हिम रेखा कहते हैं। हिम रेखा में ऋतु के अनुरूप परिवर्तन भी देखे जाते हैं। भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर, कहां से? भूमध्य रेखा से ध्रुव की ओर जाने पर हिम रेखा की ऊंचाई घटती जाती है और ध्रुवीय क्षेत्रों में यह प्रायः समुद्र तल के बराबर ही पाई जाती है। भूमध्य रेखा पर हिम रेखा की ऊंचाई 6000 मीटर है, जबकि हिमालय पर यह जो है 5500 मीटर है। हिमानी या हिमनद धीमी गति से बहने वाली हिम या बर्फ की नदी है। ऊंचे पर्वतों में बनने वाली हिमानियां लंबी और संकीर्ण होती हैं क्योंकि वे किसी पूर्ववर्ती नदी की घाटी में बनती हैं। इन्हें घाटी हिमानी या वैली ग्लेशियर कहते हैं। भारतीय हिमनदों में काराकोरम श्रेणी में अवस्थित सियाचिन हिमनद सबसे बड़ा है जो 72 किलोमीटर लंबा है। जब हिम आवरण जो है आसपास के निम्न भूमि पर फैल जाता है, जो हिम का या जो फैलाव है वो आसपास के निम्न भूमि पर जब फैल जाता है तो महाद्वीपीय हिमानी कहलाता है। बर्फ से ढकी ऊंची पर्वत चोटियां जिसे हिमनद निकलते हैं हिम छत्रक कहलाते हैं और पठार पर जमी बर्फ की चट्टानें हिम चादर कहलाती है, जबकि पानी में तैर रही बर्फ विशाल राशि हिमशैल कहलाती है, आइसबर्ग। हिमानी या हिमनद के द्वारा धरातलीय उच्चावच में परिवर्तन कार्य मुख्यतः 2 रूपों में संपन्न होता है, उत्पाटन व अपघर्षण। ठीक है, और हिमानी के द्वारा निर्मित जो स्थल स्वरूप है, पहला यू आकार की घाटी।
पहाड़ों पर पहले से अवस्थित नदी घाटी में हिमानी के लंबवत अपर्दन से यू आकार के घाटी का निर्माण होता है। दूसरा, निलंबित या लटकती घाटी, हैंगिंग वैली। जब किसी मुख्य हिमनद से कोई सहायक हिमनद अधिक गहराई पर आकर मिलती है तो सहायक हिमनद की घाटी मुख्यतः हिमनद घाटी पर लटकती हुई प्रतीत होती है, जिसे लटकती घाटी कहते हैं। हिमगह्वर या जो सर्क है, इसके बारे में अगर बात करें तो जब किसी पर्वतीय भाग से हिमानियां हटती हैं, पर्वतीय भाग से जब हिमानियां, जब बर्फ के कह सकते हैं टुकड़े हट जाते हैं, बर्फ हट जाता है, तो वहां आराम कुर्सी के समान आकृति बनती है, जिसे सर्क कहते हैं। अरित क्या है? तो किसी पर्वत के दोनों ओर सर्क के विकसित होने से मध्य का भाग अपर्दित होकर नुकीला हो जाता है, जिसे अरित कहते हैं। ये सर्क है, सर्क का यहाँ पर आप देख सकते हैं वर्क कुंभ है, ये हिमकरण है, ये खड़ी दरार है, ये दिशा है, डायरेक्शन है, ये प्रवाहित हिम है, ये हिम मंडित दीवार है, ये चिकना तल है। तो इसको एक बार आप एनालिसिस करके आगे बढ़िएगा। इसके बाद है गिरिश्रृंग या हॉर्न। गिरिश्रृंग या हॉर्न जो है, जब किसी पर्वतीय भाग पर चारों ओर से सर्क बनने लगते हैं तो बीच का नुकीला शीर्ष हॉर्न कहलाता है, सिंह के आकार का दिखाई देता है। और स्विट्जरलैंड का मैटर हॉर्न विश्व प्रसिद्ध गिरिश्रृंग है। नुनाटक क्या है? तो किसी पर्वतीय भाग में हिमाच्छादन के बावजूद चट्टानों के निकले हुए ऊंचे टीले नुनाटक कहलाते हैं। तो पर्वतीय भाग में हिमाच्छादन के बावजूद जो चट्टाने हैं, इनके निकले हुए जो ऊंचे टीले होते हैं नुनाटक कहलाते हैं। इसके बाद जो भेड़ पीठ शिला जो है, इसका जो इसके बारे में अगर बात करें तो इसका जो आकृति है कैसे बनता है, तो हिमानी के मार्ग में जब कोई बड़ी ऊंची चट्टानी आकृति अवरोध के रूप में आती है, मान लीजिए जो ग्लेशियर है, जब हिमानी मार्ग है, यहां से बर्फ की नदी मतलब कि बह रहा है और इसके बीच में एक बहुत सा बड़ा पत्थर आ जाता है, तो क्या होता है कि इस पत्थर के आसपास से या इसके ऊपर से जो है नदियां निकलने लगती है, अवरोध के कारण प्रवाहित होने लगती हैं और चढ़ते समय अपघर्षण के कारण इसके अग्रवर्ती ढाल को मंद व चिकना कर देती है, किंतु विपरीत दिशा की जो ढाल है जिस पर हिमानी उतरती हैं, इसको तोड़कर अधिक तीव्र उबड़ खाबड़ बना देती है और ऐसे चट्टानी टीले दूर से देखने पर भेड़ के पीठ के समान दिखाई देते हैं, इसीलिए इन्हें भेड़ पीठ शिला कहते हैं। इसके बाद है हिमोड। हिमानियों के द्वारा अपर्दित व प्रवाहित पदार्थों का निक्षेप हिमोड कहलाता है। यह प्रायः उन्हीं स्थानों पर होता है जहां हिमानियां पिघलकर जल में परिवर्तित होने लगती हैं। हिमानी में हिमोड की जो अवस्थिति है देख लेते हैं। जैसे इसके बाद है 9 नंबर ड्रमलिन। यहां पे आप ड्रमलिन देख सकते हैं, हिमनद के प्रवाह की जो दिशा है इसमें इस तरह का डायरेक्शन है और ये है टील है और ये आधार शैल है। इससे जो है ड्रमलिन का निर्माण होता है। जब हिमानियों के तल मतलब कि तल स्थल हिमोड का नियमित अंतराल पर गुंबदाकार टीलों के रूप में, किस तरह से गुंबदाकार टीलों के रूप में जमाव होता है, तो उसमें बनी स्थलाकृतियों को ड्रमलिन कहा जाता है। इसका आकार उल्टी नाव के समान होता है। इसके बाद है अवक्षेप मैदान। हिमानी के पिघलने पर बने हिमजल के प्रवाहित होने से हिमोड की चादर की भांति काफी बड़े क्षेत्रों पर विस्तृत हो जाते हैं। इन्हीं मैदानों को अवक्षेप मैदान कहते हैं। इस मैदान में धराओं के द्वारा निर्मित शिलाखंड की जो परतें हैं, इन परतों वाली टेढ़ी मेढ़ी कगारें एस्कर कहलाती है और केम, केटल व हमक अवक्षेप मैदान के अन्य प्रमुख स्थल रूप हैं। परिहिमानी के बारे में अगर बात करें तो ये ध्रुवीय और उपध्रुवीय प्रदेशों में सतही हिमानी के द्वारा होता है। इनमें तुषार अपक्षय, मृदा सड़पण मतलब मिट्टी सर्पण, मृदा उत्क्षेपण जैसे क्रियाएं देखी जाती हैं। पिंगो, पालसा, थर्मोकाश, हमक यानी ग्रीका, इसके बाद तुषार क्लिप, तुषार बहुभुज व अंतर्वलन इसके द्वारा निर्मित प्रमुख स्थलाकृतियां हैं। पेल्टियर ने परिहिमानी चक्र का सिद्धांत जो प्रतिपादित किया है। किसने? पेल्टियर ने परिहिमानी चक्र का सिद्धांत प्रतिपादित किया। इसके बाद पवन के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। पवन शुष्क और अर्ध शुष्क मरुस्थलीय भागों में पवन की अपर्दन का सबसे शक्तिशाली जो है साधन है। क्या है? शुष्क और अर्ध शुष्क मरुस्थलीय भागों में पवन ही अपर्दन का सबसे शक्तिशाली साधन है, क्योंकि वहां वर्षा ना मात्र की होती है और आर्द्रता और वनस्पति के अभाव में मिट्टी के कारण ढीले रहते हैं। वहां पे वर्षा कम होता है,
पवन का अपर्दन जो है सबसे शक्तिशाली होते हैं। वहां पे पवन के द्वारा अपर्दन काफी होता है, क्योंकि वनस्पति वर्षा नहीं होगा, आर्द्रता नहीं होगा, तो वनस्पति का जो है वहां पे कम विकास होता है। इसी के कारण मिट्टी के कण ढीले रह जाते हैं। यहाँ पवन को यांत्रिक अपक्षय में बहुत सहायता मिलती है। ऊंचाई पर पवन के द्वारा कटाव कम और भूतल के निकट अधिक होता है, क्योंकि बालू के कण अधिक जो है ऊंचे नहीं उठ पाते हैं। यह अपवर्तनात्मक कार्य मुख्यतः भौतिक ही होता है, जो अपघर्षण, शनि घर्षण और अपवाहन के रूप में किया जाता है। पवन के द्वारा निर्मित जो स्थल स्वरूप है निम्नवत है। जैसे पहला है वात गर्त या अपवाह बेसिन। वात गर्त या अपवाह बेसिन क्या है? तो पवन के अपवहन कार्य के द्वारा अर्धशुष्क मरुस्थलीय क्षेत्रों में धरातल पर बिछी रेत को उड़ाए जाने के कारण छोटे छोटे गर्तों का निर्माण हो जाता है, तो क्रमशः बढ़कर विशाल आकार धारण कर लेते हैं धीरे धीरे, और इन्हीं गर्तों को वात गर्त क्या कहते हैं? वात गर्त कहते हैं या कहा जाता है। छत्रक शैल या जो गारा है ये क्या है? तो यह पवन के अपघर्षण से बनी वह स्थलाकृति है जो कुकुरमुते जैसी लगती है, मशरूम जैसी दिखाई देती है। चट्टानों के निचले भागों में अधिक कटाव होने के कारण ऐसी आकृतियां बनती हैं। तो ठीक है, इस तरह की जो है आकृति दिखाई देती है। ज्यूगेन, यह जो है दावत नुमा आकृति है, जिसका निर्माण वहां होता है जहां मुलायम और कठोर चट्टानों की परतें क्षैतिज अवस्था में होती है। चट्टानों की दरारों में जो है ओस भरने और रात में तापमान कम होने पर मुलायम चट्टानों का अपर्दन होने लगता है और कठोर चट्टानी भाग टोपी के भांति नजर आने लगते हैं। इन्हीं को ज्यूगेन कहते हैं। यार्डांग क्या है? तो कठोर और मुलायम चट्टानों की जो परतें हैं जब पवन के प्रवाह दिशा में स्थित होती है, जो पवन का प्रवाह दिशा डायरेक्शन है बहने का, उसी दिशा में जब स्थित होती है तो कड़ी चट्टानों की अपेक्षा मुलायम चट्टानें अधिक कटने लगती हैं, वहां नाली नुमा गड्ढे बन जाते हैं। यही जो नाली नुमा गड्ढे हैं यार्डांग कहलाता है। इसके बाद अगर बात करें तो नेक्स्ट है गुंबदाकार टीला या एंसेलबर्ग। पवन के प्रभावकारी अपर्दन से जब चट्टानी भाग कट छट कर समतल हो जाता है, प्लेन हो जाता है, तथा यत्र तत्र यहां वहां कठोर चट्टाने ढीले के रूप में उभर जाते हैं या उभरे रह जाते हैं, तो उन्हें इंसेलबर्ग कहा जाता है। ड्राई कांटर क्या है? भूमि पर बिछे कठोर चट्टानी टुकड़ों पर, ठीक है, बालू युक्त हवा का आघात पड़ने से उनका आकार घिसकर चिकना और त्रिभुजाकार हो जाता है। ये त्रिभुजाकार टुकड़े ही ड्राई कांटर कहलाते हैं। जालीदार शिला क्या है? तो तीव्र गति से चलने वाली पवन के मार्ग में विविधतापूर्ण रासायनिक संरचना वाली चट्टान उपस्थित होती है, तो उसके कोमल भागों को काटकर पवन जो है आर पार प्रवाहित होने लगती है, जिससे वह चट्टान जाली के समान दिखाई पड़ने लगती है। इसके बाद है बालू का स्तूप। ऐसे टीले जो हवा के द्वारा उड़ाकर लाई गई रेत आदि पदार्थों के जमाव से बनते हैं, बालू का स्तूप कहलाते हैं। ये पवन के दिशा में खिसकते या स्थानांतरित होते रहते हैं। बरखान अर्धचंद्राकार बालू का टीला होता है, जिसके दोनों छोरों पर आगे की ओर नुकीला सिंह जैसी आकृति निकली रहती है। और लूनेट, व्हेलबैक स्तूप, तारा स्तूप, सिफ आदि भी बालू का स्तूपों के विभिन्न प्रकार हैं। इसके बाद है लोयस मैदान। मरुस्थलीय क्षेत्रों के बाहर पवन के द्वारा उड़ाकर लाए गए महीन बालू कणों के बृहत निक्षेप को लोयस मैदान कहते हैं। इसकी मिट्टी जल मिलने पर अत्यंत उपजाऊ हो जाती है। चीन के उत्तरी मैदान में लोयस मिट्टी मिलती है और गोबी मरुस्थल से उड़ाकर लाई गई है। ये जो चीन में जो लोयस मिट्टी मिलती है, ये गोबी मरुस्थल से उड़ाकर लाया गया है। ऑक्सीकरण के कारण इसका रंग पीला होता है। इसके बाद है पेडिमेंट। देखिए, मरुस्थलीय प्रदेशों में किसी पर्वत पठार या इंसेलबर्ग के पदीय प्रदेशों में मिलने वाले सामान्य ढाल युक्त अपर्दित शैल सतह वाले मैदान को पेडिमेंट कहा जाता है। पलाया, मरुस्थल की अंतः प्रवाहित नदियां वर्षा के बाद अस्थायी झीलों का निर्माण करती हैं, जिन्हें पलाया कहते हैं। खारे जल के पलाया को सेलिनास कहते हैं। बजादा या बहादा, इसका निर्माण पेडिमेंट के नीचे तथा पलाया के किनारों पर जलोढ़ पंखों के मिलने से होता है। तो इसको 2 से 3 बार रिवाइज कर लीजिएगा। आज का जो सेशन है यहीं पे समाप्त करते हैं। नेक्स्ट सेशन में भूपटल के विभिन्न ऊंचावच के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। आप अपना प्रतिक्रिया देते रहिए, आपके प्रतिक्रियाओं का हमें बेसब्री से इंतजार रहता है। थैंक यू। और जिन लोगों ने टेलीग्राम चैनल, टेलीग्राम क्विज ग्रुप या चैनल का जो पेज है या जो इंस्टाग्राम है, उसको अगर आपने ज्वाइन नहीं किया है तो प्लीज आप लोग ज्वाइन कीजिए। वहां पे बहुत जरूरी अपडेट्स दिए जाते हैं ताकि आपको फायदा समय समय पर मिलता रहे। तो आप लोग ज्वाइन कीजिए। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।